अविनाश सर, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया में बताया जा रहा था, जो माइटोकांड्रिया के बारे में बताया जा रहा था कि माइटोकांड्रिया जो है सबसे पहले माइटोकांड्रिया की जो देखने या खोजने का कार्य, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसकी खोज करने का कार्य जो दिया जाता है, ठीक है, उससे कोलिकर दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि माइटोकांड्रिया को सबसे पहले माइटोकांड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था, या इसको कहने की खोजा था। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको खोजने का श्रेय जो सबसे पहले देखने का कार्य किया था तो कोलिकर ने किया था, और आगे जाएंगे तो इसी को माना जाता है। लेकिन जो 10th यूपी बोर्ड की बुक है उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है तो उसको कोलिकर के जगह पे क्या कर देता है कि इसकी खोज यानी माइटोकांड्रिया की जो खोज किया गया है, माइटोकांड्रिया को रेखित वैज्ञानिक नंबर वैज्ञानिक ने देखा था। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, अल्टमान या उसी को अल्टमैन के नाम से जानते हैं, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे पाया होता ही माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया हाँ, परंतु इन्होंने उसे बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है, बायोप्लास्ट नाम दिया। ये शब्द को जानते रहिए। अगर सबसे पहले पूछता है कि माइटोकांड्रिया को देखने का कार्य किसने किया, आपके अकॉर्डिंग, आप लोग का जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का है तो उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है, कोलिकर ने इसको देखने का कार्य किया था। किसमें? कीटों की रेखित पेशियों में। कीटों की किसमें? रेखित पेशी। आपको बताए थे ऐसी पेशियां जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने इच्छानुसार करते हैं, ठीक है। जैसे हम बताए थे हाथ हो गया, गर्दन हो गया, पैर हो गया, जिसको हम क्या करते हैं अपने इच्छानुसार उपयोग में लाते हैं, तो ऐसे पेशियों को हम क्या करते हैं, रेखित पेशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ देगा, अगर देता है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया, तो आप लोग के अकॉर्डिंग रहेगा अल्टमान, ठीक है। लेकिन और एग्जाम में देखेंगे, और एग्जाम जैसे सीएचएस वगैरह का आएगा तो मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग तो ये मान लिया जा रहा है, नहीं तो वास्तव में इसको खोज करने का काम जो है कोलिकर नामक ही वैज्ञानिक ने किया था। नीट वगैरह का अभी आप लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो नीट के बारे में जब पूरी तरह से जानेंगे तो वहां पे कोलिकर को ही दिया हुआ है, जितनी भी बुक्स है वहीं उसी का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जानते रहिए माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु उन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। यानी माइटोकांड्रिया को जो नाम देने का काम किया था बायोप्लास्ट, वो किसने किया? अल्टमान, ठीक है। माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग
माइटो माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया ठीक है। यानी माइटोकांड्रिया शब्द का जो प्रयोग करने का कार्य किया था, माइटोकांड्रिया शब्द देने का काम किया था 1897 ईस्वी में सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। माइटोकांड्रिया को किस नाम से जानते हैं? माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या इसी को ऊर्जा गृह या इसी को एक और नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई आप लोगों में से बताएगा इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? अगर किसी को आइडिया है तो बताइए। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं?
जैसे भोजन का पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, तो भोजन पचने के बाद हमारे शरीर में जानते हैं कि से कोशिका होती है, ठीक है। भोजन जो पच जाता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकांड्रिया। क्या होता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया में जो ऊर्जा होती है किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जो माइटोकांड्रिया होती है ऊर्जा को संचित कर लेती है, ठीक है। तो इस जैसे जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, अब जैसे इस समय आप लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, तो इस समय तो खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए, हम बोलने के लिए, लिखने के लिए, आप लोग चलने के लिए जो भी कार्य करते हैं, तो जानते हैं बिना ऊर्जा का कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा की जो आवश्यकता हो रही है वो मिलेगी कैसे, तो देखते हैं जो हम लोग के शरीर में एक प्रक्रिया होती है श्वसन। श्वसन नाम सुने होंगे, जिसको रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में हम करते क्या हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, वायु। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, वायु किसे कहते हैं, वायु, अरे जिसको आप लोग हवा बोलते हैं, हवा चल रही है, क्या होता है, वायुमंडल से हम क्या करते हैं, वायु को फेफड़े में ग्रहण करते हैं नाक के द्वारा, ठीक है। तो अगर वायु पूछे तो वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब इसमें देखते हैं, पूछ देता कि वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है। तो वायु में जो मुख्य रूप से गैसें होती हैं, इसमें आप देखेंगे तो वायु में जो मुख्य गैस होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन, ठीक है, 78%, कहीं 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 आपको 79 भी दिया होगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है, इसको N2 कर दे रहे हैं, नाइट्रोजन ऐसे रहने दीजिए, एन के फॉर्म में ही। नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जो होता है 21%, 21%, यानी 21%। अगर इसका रियल में देखा जाए तो ये होता है 20.84%, लेकिन नियर अबाउट में लेते हैं लगभग में तो 21% हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहते हैं, 0.03% के करीब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और लगभग अदर जो गैस होती है, अन्य गैसें, ठीक है, लगभग में मान लिया जाता है कि 1% ये गैस होती है टोटल मिला करके। तो देखेंगे गैसों में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज 78 और 21, इन दोनों को गैसों को मिला देते हैं तो लगभग 99% जो होता है पूरे वायु का जो होता है, क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर वायु पूछे क्या होता है, तो वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% यानी 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कहीं कहीं 4 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो 0.03%, और अन्य गैसें जो होती हैं लगभग 1%, टोटल मिलाकर के 100% गैस पाई जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, इन सभी गैसों को यानी वायु को हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं तो ये नाक के द्वारा कहाँ जाती हैं, हमारे फेफड़े में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, फेफड़े में, फेफड़े में जाएंगी। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी या संख्या में 2 फेफड़े होते हैं। और फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं जो वायु को फिल्टर करती हैं, मतलब छानने का काम करती हैं। तो फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं जो गैसों को छानने का काम करती हैं, उससे एल्वियोली सेल, एल्वियोली
सेल, या इसी को वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक के नाम से जानते हैं। वायु कोष्ठक ये गैसों को क्या करती हैं? छान देती हैं। यानी जो गैस, इनमें विभिन्न प्रकार के गैस आए हुए हैं, नाइट्रोजन भी आया हुआ है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाई भी है और अन्य गैस। तो सभी गैसों को छान करके क्या करती हैं? जो हानिकारक गैस है, जो एल्वियोली सेल या वायु कोष्ठक होते हैं, उनको छान करके बाहर कर देते हैं। अब इसमें जो बचा हुआ कितना होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अलग कर लेती हैं। ऑक्सीजन को अलग करने के पश्चात जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी कोशिकाओं में, जैसे आप जानते हैं आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है, क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रुधिर क्या होता है? लाल रंग का दिखता है। अब क्या करती है? जो फेफड़े की कोशिकाएं होती हैं, जिसको वायु कोष्ठक कहते हैं, ये हानिकारक गैसों को छान करके नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती हैं। बचता कौन है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बच जाता है तो यह किसके साथ जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ जाते हैं, इसी रुधिर को हम कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत रुधिर, या इसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध रुधिर। ठीक है, कितना हो जाता है? जो ऑक्सीकृत रुधिर हो जाता है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीकृत रुधिर के नाम से जानते हैं। और यह ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है हमारे शरीर से, यानी फेफड़े से कहाँ जाएगा? फेफड़े से जाता है किसमें? जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है फेफड़े से जाएगा हृदय में। सामान्य तरीके से बस बता रहे हैं, बस ये जानते रहिए। हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक नाम सुनेंगे, दायां आलिंद, और इसको कहते हैं दायां निलय, यानी दायां निलय। बायां आलिंद और इसको बायां निलय के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है, ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है, ऑक्सीकृत का मतलब जिस रुधिर में क्या होता है? ऑक्सीजन मिला होता है, उसे ऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं। अब हृदय के किस भाग में आएगा? बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से क्या होता है? संपूर्ण शरीर में जाएगा, फेफड़े को छोड़ करके। किसमें जाएगा? संपूर्ण शरीर में जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण शरीर में जाने के बाद जानते हैं कि शरीर किससे मिलकर के बना होता है? अंगों से। अंग किससे मिलकर के बने होते हैं? ऊतकों से। ऊतक किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिका से। ठीक है, तो कोशिकाओं में जाएगा या ऑक्सीकृत रुधिर फेफड़े से होकर के, ये जो होता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा आएगा बाएं आलिंद से बाएं निलय से संपूर्ण रुधिर संपूर्ण शरीर में आएगा। और संपूर्ण शरीर किससे बना होता है? अंगों से। किससे बना होता है? अंगों से। अंग किससे बने होते हैं? ऊतकों से, यानी ऊतक किससे बनते हैं? कोशिका से। ठीक है, अब इसके माध्यम से ऑक्सीकृत बायां आलिंद से बाएं निलय से संपूर्ण शरीर से अंगों से ऊतक से जाते हैं कहां पे? कोशिका में। अब कोशिका में जो ऊर्जा स्टोर होती है, संग्रहित रहती है, किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसमें रहती है एटीपी के रूप में। ठीक है, अब वह ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है, अब जाएगा कोशिका में, और कोशिका में जो माइटोकांड्रिया में ऊर्जा होती है, किस रूप में होती है? एटीपी में। अब यही ऑक्सीजन क्या करता है? इस एटीपी से रिएक्शन करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अब एटीपी से जब अभिक्रिया करता है तो इसको तोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन। जब एटीपी को तोड़ता है तो उससे क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं अपने संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में कर लेती हैं। यानी यह प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया जो हमारे शरीर में होती है, लगातार चलती रहती है।
उसका मुख्य कार्य होता है कि जो माइटोकांड्रिया में ऊर्जा स्टोर होती है या संग्रहित रहती है किस रूप में, एटीपी में। तो इसी एटीपी को ऑक्सीजन क्या करता है, तोड़ करके ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बाद कुछ हानिकारक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, फिर यह किस में मिल जाएंगे, रुधिर के साथ। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के साथ मिल जाते हैं, इसी को अनाक्सीकृत रुधिर कहते हैं। अनाक्सीकृत रुधिर, अनाक्सीकृत रुधिर। अब यह अनाक्सीकृत रुधिर क्या होते हैं, सिरा के द्वारा ग्रहण करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, फेफड़े में, और फेफड़ा छान करके इनको संपूर्ण शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, सुनाई दे रही कि नहीं आप लोगों को? हेलो, लग रहा है कनेक्शन कट गया क्या? चलिए, तो इस तरह से जो होता है, एटीपी टूट करके ऑक्सीजन, एटीपी क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आप लोग एक होमवर्क लिख लीजिएगा, एक एटीपी के टूटने से कितना, एक एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, कितना ऊर्जा। ठीक है, एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अणु अगर टूटता है तो उससे कितना ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में नोट डाउन करके लाइएगा। जहां से होगा, जिससे पूछना होगा बुक से ले सकते हैं, इंटरनेट से, जहां से मिले आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो इस एटीपी को तोड़ करके ऊर्जा मिलता है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कहा जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हानिकारक पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिल करके अनाक्सीकृत रुधिर, या जिसको हम अशुद्ध रुधिर के नाम से जानते हैं, फिर सिरा के द्वारा ग्रहण करके फेफड़े, हृदय में, हृदय से फेफड़े, और फेफड़े से क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकांड्रिया को कहा जाता है क्या, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कभी कभी एक दे देता है कि जो शुद्ध रुधिर होता है उसका रंग कैसा होता है। जो ऑक्सीकृत रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब मिला होता है ब्लड के साथ, उसी को ऑक्सीकृत कहते हैं, तो उसका रंग चमकीले लाल रंग का होता है, रेड कलर का। और जो अनाक्सीकृत रुधिर होता है उसका रंग जो होता है नीले रंग का होता है। कभी भी आप रुधिर परिवहन तंत्र का संरचना देखेंगे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो शरीर में दो तरह की रुधिर यानी रुधिर वाहिनियां दिखेंगी, एक लाल रंग की दिखेगी और दूसरा जो होता है नीले रंग की। ठीक है, तो जो लाल रंग की होती है उसमें ऑक्सीकृत रुधिर का प्रवाह होता है, जो नीले रंग का होता है अनाक्सीकृत रुधिर का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकांड्रिया को कहा जाता है क्या, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और देता है पॉइंट, कोशिका का श्वसन केंद्र, यानी माइटोकांड्रिया को माइटो माइटो माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र श्वसन केंद्र कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है,
यानी पूछ देता है कि इस कोशिका में श्वसन केंद्र किस अंग को कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र के नाम से जानते हैं। रीजन क्या, कि जो एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है उसी को तोड़ने का कार्य वहां पे संपन्न होता है, यानी श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो हमारे कोशिका के माइटोकांड्रिया में होता है, इसलिए कोशिका का श्वसन केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछ देता है कोशिका जो माइटोकांड्रिया होती है किस आकार की होती है, तो यह जो होता है छड़ के आकार की, कैसी होती है, छड़ के आकार की संरचना होती है। किसकी, माइटोकांड्रिया की, छड़ के आकार की संरचना होती है, छड़ के आकार की संरचना होती है। इसके अलावा पूछ देता है किस कोशिकाओं में या किस कोशिकांग में, कोशिका के किस अंग में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिए माइटोकांड्रिया में माइटोकांड्रिया में खुद का यानी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि माइटोकांड्रिया जो होती है, माइटोकांड्रिया कितने मेम्ब्रेन से, कितने लेयर से घिरी होती है। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया जो होती है दोहरी परत, माइटोकांड्रिया जो होती है दोहरी परत के द्वारा घिरी होती है, दोहरी परत के द्वारा घिरी होती है। इसका फिगर कल बढ़िया से बना करके दिखा दिया जाएगा आप लोगों को। अगर देखेंगे माइटोकांड्रिया की बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। माइटोकांड्रिया देखेंगे कुछ इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगी। माइटोकांड्रिया में छड़ के आकार की ऐसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो उभरी हुई संरचना होती है इस पे अंगुली के आकार की संरचना होती है ऐसे। क्या होती है, छड़ के आकार की संरचना दिखाई देती है और इस पे अंगुली नुमा जो संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, यानी क्रिस्टी की तरह संरचना, अंगुली के आकार की जो संरचना दिखाई देती है उसे क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इतनी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद एक और शब्द आता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपके मन में आ रहा होगा कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। ठीक है ना, तो जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो भोजन के पाचन के उपरांत जो ऊर्जा बनती है तो किस रूप में हो जाती है, ग्लूकोज में। ठीक है, अब ग्लूकोज के रूप में होती है तो रुधिर वाहिनियां उस ग्लूकोज को क्या करती है, अवशोषित करती है, ग्रहण करके ब्लड के माध्यम से ले जाती है कोशिका में, और कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकांड्रिया। अब इसी ग्लूकोज को माइटोकांड्रिया किस में कन्वर्ट करती है, एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी के रूप में, ग्लूकोज को एटीपी के रूप में कन्वर्ट यानी परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो होती है माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है।
यानी पाचन के उपरांत जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को कोशिका के माइटोकांड्रिया में एटीपी के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें देखते हैं तो एक्चुअली क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में जो होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी, जिसमें से 2 एटीपी जो होता है एटीपी, 2 एटीपी जो होती है इस प्रक्रिया को संपन्न करने में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। टोटल 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो इतना आप जानते रहिए, क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है माइटोकांड्रिया में संपन्न होती